नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। चुनावों को लेकर सीएम ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, पंचायत चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे। वहीं अगस्त महीने के इसी सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम ने कहा कि कोर्ट का प्रोसीजर चलता रहेगा, चुनाव टलने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि पंचायत चुनावों के लिए हरियाणा सरकार के आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। कोर्ट में मामले में पहली सुनवाई 27 जुलाई को हुई। वहीं 11 अगस्त को भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में 3 सदस्यीय बेंच की ओर से की गई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दायर नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। इसी के चलते चुनावों के टलने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे और नहीं टलेंगे चुनाव। इस हफ्ते ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का। तो सितंबर महीने में होंगे पंचायत चुनाव, ये बड़ा बयान सीएम मनोहर लाल ने दिया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सितंबर में ही चुनाव होंगे और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि इसी हफ्ते में तारीखों की घोषणा की जाएगी और चुनाव के लिए सरकार की तैयारियां पूरी हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कोर्ट का लंबा प्रोसीजर है, चलता रहेगा, लेकिन चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। चुनाव टलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वही हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पहली बार रेवाड़ी दौरे पर हैं। इस दौरान रेस्ट हाउस में जेजेपी के पदाधिकारियों के साथ पंचायती चुनाव को लेकर बैठक की। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ भी उन्होंने मीटिंग की और मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा में पंचायती चुनाव सितंबर माह में ही होंगे। जल्द ही तारीखों को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और कहा कि पंचायती चुनाव भाईचारे का है, इसलिए जेजेपी पार्टी सिंबल पर ये चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने भी कहा था कि सितंबर में पंचायत चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। गठबंधन कोटे से जेजेपी की तरफ से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैनिफेस्टो में पार्टी के द्वारा किए गए थे, उस पर काफी हद तक हमने काम भी किया है और आने वाले समय में और मजबूत से काम करेंगे। फैसला पार्टियों की बड़ी लीडरशिप होती है, जो दोनों पार्टियों के संगठन के ये हम सबके लिए फख्र की बात है। उन सूरवीरों को जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने आप को इस देश पर न्यौछावर कर दी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। चलिए अब खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन और बीजेपी के काले कपड़े में प्रदर्शन पर उठाए गए सवाल पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है। कहा, लोग महंगाई को महंगाई नहीं समझते, यह राजनीतिक दल अपना कार्य भूल गए हैं। काला कपड़ा पहनकर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उससे बुरा क्या है? कपड़े पर कोई टिप्पणी करे या धार्मिक रंग दे, ये राजनीतिक सोच की बात नहीं है। वहीं कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पर दोनों राज्यों का समान अधिकार रहना चाहिए। कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, काले कपड़े डाल के महंगाई के खिलाफ 28 तारीख को एक और प्रोटेस्ट रख लिया है, किस तरह देखते हैं?
चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोग महंगाई को महंगाई नहीं समझते और राजनीतिक दल अपना कार्य भूल गए हैं। उनका कहना है कि दूसरी पार्टियां भी उस वक्त सर कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है काले कपड़े डाल के महंगाई के खिलाफ। 28 तारीख को एक और प्रोटेस्ट कर लिया है। किस तरह देख रहे हैं सारे चीजों को? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने वो भी प्रोटेस्ट देखे हैं जब भी कभी थोड़ा सा भी महंगाई होती थी। आज से 30 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी मिल के 3-3 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करती थी और दूसरी पार्टियां भी उस वक्त चलो अब खबर रेवाड़ी से है, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की सभी शुगर मिलों में एंथॉल प्लांट लगाया जाएगा और शाहबाद में लगे प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। तिरंगा सभी भारतीयों की आन बान शान है। विपक्ष के लोग भी अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। साथ ही सहकारिता मंत्री ने जनता से हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान भी किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए देश भर में जमकर तैयारियां चल रही हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। घर घर तिरंगा लहराने और शहर भर में तिरंगा लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के सभी निजी और शासकीय संस्थान, हर आदमी अपने अपने स्तर पर देश की आन बान शान को लेकर अपनी कोशिशें कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चरखी दादरी, होडल, इंद्री, भिवानी, गुरुग्राम और तोशाम की, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान जो है उसको बल देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ देशभक्ति गाने चल रहे हैं। नजारा देखने में वाकई अद्भुत। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरियाणा में अलग अलग जगह अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा में अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले चरखी दादरी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं होडल से, यहां भी बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं। इंद्र की तस्वीरें भिवानी, जहां पर बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए, चेहरे पर तेज उत्साह। और पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं तिरंगा यात्रा में। उनके हाथों में बैनर है, झंडे हैं और लोगों को जागरूक करते हुए। छठी तस्वीर तो शाम से, आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत विधानसभा के डीएन पब्लिक स्कूल में देश के प्रति समर्पण की भावना को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्कूल संचालक, शिक्षकगण, छात्रों ने इस रैली में हिस्सा लिया। वहीं स्कूल संचालक राम अवतार ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया।
रैली स्कूल से शुरू होकर आसपास के 15 गांवों से गुजरते हुए वापस स्कूल प्रांगण पहुंची। तिरंगा यात्रा में जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 की प्रत्याशी मनीषा यादव और सेवानिवृत्त रामावतार यादव मौजूद रहे। हमें बहुत गर्व हो रहा है इस बात के लिए कि चेयरमैन सर ने तिरंगा यात्रा निकाली और सभी बच्चों को इनवाइट किया। इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। मैसेज ये देना चाहेंगे कि अपने देश के प्रति प्रेम रखें और सभी तिरंगा लगाएंगे, सभी घरों में तिरंगा लगाएं। आज़ादी के 75वें साल पूरे होने जा रहे हैं। इस खुशी में आप देख रहे हो कि हम जश्न मना रहे, खुशी मना रहे हैं। और आज हमने ये तिरंगा यात्रा आज़ादी के महोत्सव पर शुरू की है। DN पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिलकर और जिला पार्षद परीक्षा के उम्मीदवार वार्ड नंबर 5 की मनीषा यादव, उसने हरी झंडी दिखा के इस तिरंगा को रवाना किया। और ये तिरंगा यात्रा हमारी आज लगभग 15 गाँव में जाएगी और 15 गाँव में जाएगी तो हम जिस गाँव में हमारी यात्रा पहुंचेगी उन गाँव वालों से केवल एक ही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आज़ादी को 75 साल पूरे में हर घर घर पे तिरंगा लहराया जाए। वहीं सोनीपत जिले के नेशनल हाईवे 44 गांव रसोई के पास मस्जिद में शुक्रवार को सैकड़ों तिरंगे झंडे फहराए गए। इस दौरान मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे सभी लोगों ने ये प्रण किया कि वो अपने घरों की छतों पर भी तिरंगा झंडा लगाएंगे। इस दौरान मस्जिद के इमाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, क्योंकि सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर कार्य कर रही है। तो लोगों ने प्रण लिया, घरों की छतों पर तिरंगा फहराएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिद पर भी तिरंगे फहराए गए और प्रण लिया गया कि अपने घरों पर भी वो तिरंगा लगाएंगे। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों में कितना उत्साह है। 15 अगस्त से पहले ही जगह जगह इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लोग अपने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर सोनीपत से, जहां पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से हर घर की पहचान तिरंगा, घर घर पहचान तिरंगा, भारत माता की जय। हम सब भाई भाई हैं, हमारा एक ही मकसद है, हर पहचान है तिरंगा हमारा। आज बड़ी खुशी हो रही है देश के अंदर कि 75वां यानी कि 75 साल हमारे देश को 2 दिन के बाद होने जा रहे हैं। और आज हर देश, पूरे देश के अंदर हर छत के ऊपर ये तिरंगा नजर आ रहा है, जो हमारे प्रदेश सरकार के प्रधानमंत्री जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये काम किया जा रहा है कि 20 करोड़ जनता जो है इसमें हिस्सा ले और पूरे हर एक की छत के ऊपर तिरंगा नजर आना चाहिए। आज ये देश जो है पहल कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश आगे भी बढ़ रहा है और तरक्की भी कर रहा है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस आजादी गौरव यात्रा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में हुई। इस यात्रा को लेकर कांग्रेसी उत्साहित रहे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है। हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात होती है, लेकिन जातिगत आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आजादी गौरव यात्रा आज उनको हम समर्पित करेंगे। आज पद यात्रा निकालकर हम उन शहीदों को याद करेंगे जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। और आज हम इस देश की आजादी जिस समय मिली तो बहुत बड़ी चुनौती थी कांग्रेस पार्टी के सामने कि अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग रियासतों का देश, अलग अलग धर्म और जाति का देश, इस देश को कैसे चलाएंगे जहां सुई भी नहीं पैदा होती थी।
जहां अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था, परंतु इस चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान कमेटी बनी और आज हम सबको, जो देश की आजादी से पहले अंग्रेजों की प्रजा होती थी, हमें साथियों मौलिक अधिकार देश का मिला। आज देश आजादी की 75वां साल मनाने जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा आजादी गौरव यात्रा निकाली जाएगी और उसका आज थानेसर हल्के में आयोजन किया जा रहा है। पलवल के गांव रसूलपुर में हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक की गाड़ी से भारी मात्रा में नशे की दवाइयों को बरामद किया है। ड्रग कंट्रोल विभाग और हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ये कार्रवाई गुप्तचर विभाग की सूचना के आधार पर की है। टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और संचालक को मौके पर ही धर दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान टीम को गाड़ी से 75 गर्भपात की किट, 103 ट्रामाडोल इंजेक्शन और अल्ट्रोजोलम की 2460 गोलियां समेत कई कैप्सूल बरामद हुए हैं। देश की रक्षा करते हुए फरीदाबाद के मनोज और हांसी के निशांत शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घात लगाकर हुए आतंकी हमले में जवानों को शहादत प्राप्त हुई। दोनों जवानों ने अपनी जान देकर आतंकियों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब तक हमारे जाबाज जवान देश की सरहद पर मौजूद है, तब तक देश की अस्मिता पर आंच भी नहीं आने देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घात लगाकर हुए आतंकी हमले में पृथला विधानसभा के गांव शाहजहांपुर के मनोज भाटी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के परगर में आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 2 अन्य जवान शहीद हुए हैं और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को भी मार गिराया। मनोज के शहीद होने की खबर से उनके गांव शाहजहांपुर में शोक की लहर फैल गई, लेकिन उनके परिवार वालों को इस बात का गर्व है कि मनोज ने अपनी जान दी, लेकिन आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के शिविर पर 2 आतंकवादियों के आत्मघाती हमले में हांसी के जंदेरी गांव के निवासी निशांत आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। निशांत 3 बहनों के इकलौते भाई थे और उनमें देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो महज 19 साल की उम्र में देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हो गए थे। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के राजौरी में की गई थी और गश्त के दौरान आतंकियों द्वारा उनके कैंप पर हमला कर दिया गया, जिसमें निशांत आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। निशांत के पिता जयवीर भी भारतीय सेना से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। निशांत के पिता भी कारगिल युद्ध में आतंकवादियों की गोली लगने से घायल हो गए थे। निशांत की शहादत से उनके पूरे गांव में शोक की लहर है। निशांत ने रक्षाबंधन के ठीक 1 दिन पहले अपनी बहनों से बात की थी और निशांत ने रक्षाबंधन पर अपनी बहन को रक्षाबंधन पर दोबारा वीडियो कॉलिंग कर उससे बात करने के लिए कहा था। और रक्षाबंधन के दिन जब निशांत की बहन ने अपने भाई निशांत को फोन करना चाहा तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और निशांत के पिता आर्मी कैंप में हो रहे सम्मान समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान आर्मी के अफसरों ने निशांत के पिता जयवीर को उनके बेटे निशांत मलिक के शहीद होने की सूचना दी। रक्षाबंधन के ठीक पहले भाई के शहीद होने की खबर मिलने पर रक्षाबंधन की तैयारी में जुटे पूरे घर का माहौल गमगीन हो गया। वहीं दूसरी तरफ निशांत के घर वालों का कहना है कि निशांत ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन देश की आन और बान पर आंच नहीं आने दी और अपने फर्ज को निभाया। सर, ये मेरा बेटा था, 2.5 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी। उम्र एज इसकी 21 साल हुई है। तो वहाँ पे अभी पिछली 18 जुलाई को छुट्टी काट के गया था। तो बहनों ने उसके साथ वो राखी वगैरह भेजी थी, भैया वीडियो कॉल कर लेना राखी बंधने। उसके बाद वो वहाँ गया तो पहले दिन फोन पे बात हुई, अच्छे के बात हुई। रात को फिर ये उन्होंने गुलवादी में अटैक किया।
तो 2 उग्रवादी को मार गिरा के 4 सैनिक शहीद हुए, 3 घायल हुए। भारतीय आर्मी के जवान मनोज और निशांत ने आजादी के जश्न से पहले आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन देश की अस्मिता पर आंच नहीं आने दी और एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जब तक हमारे देश की सीमाओं में ऐसे जाबाज तैनात है तब तक आतंकवादी चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और भारतीय सेना के जवानों का यही वो जज्बा है जिसको देखकर कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां पर पलवल के होटल का ये मामला है, जहां गांव सौधत के चमन कुंड मंदिर पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की गर्दन तोड़े जाने का मामला सामने आया है। जैसे ये खबर गांव में फैली तो तनाव बढ़ गया। इसी मंदिर में 3 महीने पहले 14 अप्रैल को अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसको दोबारा स्थापित किया, लेकिन दूसरी मूर्ति की गर्दन को ही अलग कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। सोनगाम में चमनकुंड मंदिर है, जिसपे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले 14 अप्रैल को भी ये कांड हो चुका था। 14 अप्रैल के बाद 14 को मूर्ति तोड़ दी थी। उसके बाद भी प्रशासन ने को बुलाया, प्रशासन ने आश्वासन दिया, मूर्ति लगवा दी। प्रशासन ने कहा था कि मुजरिमों को ले आएंगे, लेकिन अभी तक मुजरिम नहीं आए। फिर वही कांड दोबारा दोहराया गया है और बता दूं कि 11 तारीख को फिर दोबारा मूर्ति खंडित कर दी गई है। बाबा साहब की मूर्ति की जो प्रतिमा अस्थिगत की, इसके लिए हमने एफआईआर दर्ज कर दी और इस फाइल को हमने चाहिए को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे पहले भी यहाँ वारदात हो चुकी है, तो ये हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसको हम चाहेंगे जल्दी इसको सोल्व कर दिया जाए और जो इसके बच्चे दोषी उनको हौला। हाँ, पहले भी 3-4 महीने पहले यहाँ मूर्ति टूटी थी, लेकिन उसमें हमने काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। शायद कहीं न कोई छोटी मोटी को कमी रह गई हो, तो इस बार हम उस कमी को भी दूर करके जल्द से जल्द इनको आरोपियों को गिरफ्तार करें। देखिए, सोन गांव में जो ये दुखद घटना हुई है, इसके बाद लोगों की यहाँ डिमांड थी मूर्ति पुनर्स्थापित करने की। तो हमने पूरा आश्वासन दिया कि प्रशासन की तरफ से जल्दी से जल्दी मूर्ति पुनर्स्थापित की जाएगी। जो इसकी मूर्ति की सिक्योरिटी को लेकर जो CCTV कैमरा की डिमांड है, ये भी जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी और पुलिस जो है इस मामले में अपने नियमानुसार कार्रवाई करेगी। यमुना नदी में कल हथनीकुंड बैराज से 1,82,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद इंद्री में पहुंचा पानी और काफी गांव के किसानों की फसलों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें खराब होने के कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों का कहना है कि यमुना नदी में ज्यादा पानी आने की वजह से ये पानी यमुना नदी से बाहर आ गया, जिसकी वजह से उनके खेतों में घुस गया। पानी ज्यादा दिन तक खड़ा रहा तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हर साल इसी तरह से जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन आज तक भी सरकार ने उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि मुआवजे का भी सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं उरा फ्लड स्टेशन पे लगाया हुआ हूँ, ट्रोल लगाया हुआ है इसी काम के लिए। कभी कोई में इमरजेंसी या सूचना कोई भी घटना घट जाए उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए कंट्रोल रूम को, चौकी इंचार्ज को, DC राइडर्स का या इससे बाबा जी कल आई थी मेरे पास 1,82,000 करंट चल रहा है। 77,000 घट गया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में घट गया था, 1,10,000 हुआ था, उसके बाद घटता चला गया। सिखों की रिहाई को लेकर सिखों की संस्था SGPC कुरुक्षेत्र में रोष प्रदर्शन करेगी। इसी निर्णय के तहत 13 अगस्त को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के मेंबर रोष प्रदर्शन कर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपेंगे। रोष प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी में सिख जत्थेबंदियों की बैठक भी होगी।
इस बैठक इसकी हुई है। बैठक के उपरांत शिरोमणि अकाली दल हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराना ने बताया कि जत्थेबंदियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया। 13 अगस्त को गुरुद्वारा साहिब से एसजीपीसी कर्मचारी और सिख संगत रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचेगी। कर्नाटक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਕੱਲ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ यूटी ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ अपने नौजवानों की टीम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।